नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सतत शिक्षा विद्यालय स्नातक डिग्री कार्यक्रम वैकल्पिक पाठ्यक्रम BGSI 001 जेंडर संवेदीकरण समाज संस्कृति और परिवर्तन खंड 4 स्वास्थ्य एवं जेंडर इकाई 12 प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकार 12.1 प्रस्तावना। प्रत्येक व्यक्ति के प्रजनन स्वास्थ्य तथा अधिकार किसी परिवार, समुदाय, समाज तथा देश के विकास के लिए बुनियादी तत्व हैं। 1994 में काहिरा में जनसंख्या एवं विकास पर हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की कार्य योजना ने प्रजनन स्वास्थ्य को परिभाषित किया और इसकी परिभाषा के अंतर्गत व्यक्ति के संबंधित अधिकारों को इसके अंतर्गत शामिल किया। काहिरा कार्यक्रम में प्रजनन स्वास्थ्य के उद्देश्य को जीवन और व्यक्तिगत संबंधों के रूप में बताया, न कि केवल प्रजनन और यौन संक्रामक रोग से संबंधित देखभाल। प्रजनन एवं मातृ स्वास्थ्य विकसित एवं विकासशील दोनों ही प्रकार के देशों के लिए मुख्य सरोकार के मुद्दे हैं। यह महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग ढंग से प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए महिला प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकार गर्भावस्था, प्रसव तथा गर्भ निरोधक दवाओं और सुरक्षित गर्भपात आसानी से कराने के महिला के सरोकार से जुड़ा है। ये मुद्दे महिलाओं के लिए तब जटिल हो जाते हैं जब यह सांस्कृतिक एवं सामाजिक व्यवहारों से इसमें बाधा आ जाती है। इस पृष्ठभूमि के साथ आप जेंडर के परिप्रेक्ष्य में प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकारों के बारे में जान सकेंगे। 12.2 उद्देश्य। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप कर सकेंगे। प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकारों की व्याख्या। प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकार के सूचकांकों की व्याख्या। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तथा प्रजनन अधिकार उपागम के क्रियान्वयन में उनकी भूमिका की चर्चा तथा भारत में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य नीति की संक्षिप्त चर्चा। आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं व्यक्ति प्रजनन स्वास्थ्य एवं प्रजनन अधिकार की समझ से। 12.3 प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकार। प्रजनन अधिकार वे कानूनी अधिकार भी हैं जो व्यक्ति दंपति को प्रजनन एवं प्रजनन स्वास्थ्य के संबंध में निर्णय लेने की छूट देते हैं। जायसवाल 2012 डंडा प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकार की अवधारणा को कम आयु की महिलाओं के उस संघर्ष से भी जोड़ा जा सकता है जिसमें वे औद्योगिकृत राष्ट्रों में सुरक्षित गर्भपात के कानूनी अधिकारों की मांग करती हैं। महिला के प्रजनन स्वास्थ्य की अवधारणा को बाद में 1994 में जनसंख्या एवं विकास पर हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उस पर फिर से विचार किया गया। इस सम्मेलन को काहिरा सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। काहिरा सम्मेलन ने इस बात पर बल दिया गया कि महिलाओं के स्वास्थ्य की समझ सामाजिक निर्मिति है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति या दंपति के अधिकार के संदर्भ में प्रजनन स्वास्थ्य को समझा जाए। प्रजनन स्वास्थ्य को मानवाधिकार के मुद्दों के रूप में जाना जाता है। बॉक्स 1 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट ICPD के अध्याय 7 में प्रजनन अधिकार को इस रूप में परिभाषित किया गया है। इन अधिकारों को सभी दंपतियों एवं व्यक्तियों के मूलभूत अधिकार के रूप में देखना है, जिसमें उन्हें निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो कि वे कब, कितने तथा कितने अंतराल के बाद बच्चे पैदा करेंगे तथा ऐसा करने की उनको जानकारी तथा साधन हो तथा यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य को श्रेष्ठतम स्तर पर प्राप्त करने का अधिकार हो। इसके अंतर्गत उनको यह निर्णय लेने का अधिकार हो। भेदभाव, बलपूर्वक एवं हिंसा से मुक्त प्रजनन से जुड़े विषयों पर निर्णय कर सकें। प्रजनन अधिकार एक व्यापक ढांचा है जिसके अंतर्गत प्रजनन स्वास्थ्य को इसमें जोड़ा और स्पष्ट रूप से व्याख्यायित किया गया था। प्रजनन स्वास्थ्य की परिभाषा को चौथे महिला सम्मेलन 1995 में प्रस्तुत किया गया था, जिसे बीजिंग घोषणा तथा महिला अधिकार के मानवाधिकार के क्रियान्वयन के लिए एक मंच के रूप में जाना जाता है। प्रजनन अधिकारों में महिलाओं के निम्नलिखित अधिकार शामिल हो सकते हैं: कानून या सुरक्षित गर्भपात का अधिकार, जन्मदर को नियंत्रित करने का अधिकार, गुणवत्तापूर्ण प्रजनन स्वास्थ्य की उपलब्धता का अधिकार तथा प्रजनन के चुनाव करने में शिक्षा का अधिकार। एमनेस्टी इंटरनेशनल 2007 में इस पर बल दिया गया है। जायसवाल 2012 12.3.1 प्रजनन स्वास्थ्य। काहिरा कार्य योजना द्वारा परिभाषित प्रजनन स्वास्थ्य इस प्रकार से है: प्रजनन स्वास्थ्य पूर्णतः शारीरिक,
मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य कल्याण की अवस्था है और वह प्रजनन व्यवस्था तथा इसके प्रकार एवं प्रक्रियाओं से संबंधित सभी मामलों से जुड़ी दुर्बलताओं या बीमारियों का अभाव ही नहीं है। जायसवाल 2012 में उद्धृत डंडा प्रजनन स्वास्थ्य की परिभाषा में महिला तथा पुरुष दोनों के लिए ही उसका आशय है। ICPD की कार्य योजना POA में प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकारों को इस प्रकार बताया गया है। दंपतियों तथा व्यक्तियों को यह अधिकार कि कितने बच्चे और कितने अंतराल के बाद पैदा करें तथा उनको ऐसा करने की सूचना तथा साधन हो। महिला अपनी प्रजनन उर्वरता को इससे संबंधित जानकारी तथा अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर नियमन करे। प्रजनन उर्वरता का नियमन करने के लिए अपने चुनाव के आधार पर परिवार नियोजन के लिए सुरक्षित, प्रभावी तथा सहज और स्वीकार्य तरीके पाना। महिलाओं के प्रजनन क्षेत्र संक्रमण RTI, यौन संक्रामक बीमारियों की पहचान तथा उपचार एवं प्रजनन क्षेत्र संक्रमण RTI, HIV से रोकथाम तथा उपचार, प्रसवकालीन मृत्यु से छुटकारा तथा स्वस्थ बच्चे का गर्भधारण तथा जन्म। काहिरा सम्मेलन के बाद विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अनेक सिफारिशें की गई थी, जिससे प्रत्येक महिला के प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकार को सुनिश्चित किया जा सके। अब हम कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के बारे में जानते हैं जिसमें देश के स्तर पर प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय बताए गए हैं। बॉक्स 2 आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र ICESCR के अनुच्छेद 10(2) के अनुसार बच्चे के जन्म के पहले और बाद में एक निश्चित अवधि के दौरान माताओं को विशेष सुरक्षा दी जानी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र 1996 महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन CEDAW के घोषणा पत्र के अनुच्छेद 12(2) में लिखा है, सरकारी पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि महिलाओं को गर्भावस्था, घरों में रहने तथा प्रसव के बाद की अवधि में उपयुक्त सेवाएं मुफ्त दी जाएं तथा गर्भावस्था और स्तनपान कराने के दौरान पर्याप्त पोषक आहार दिए जाएं। संयुक्त राष्ट्र 2979 CEDAW के अनुच्छेद 12 की 24वें सामान्य संस्तुति में सरकारों को निर्देश दिया गया है कि वे मातृत्व मृत्यु को रोकने के लिए जिम्मेदारी लें। CEDAW के अनुच्छेद 14(1) में संस्तुति की गई है कि सरकारें ग्रामीण महिलाओं की समस्याओं पर ध्यान दें तथा इन समस्याओं के समाधान के लिए उपयुक्त उपाय करें। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य MDG का लक्ष्य 5 कहता है कि मातृत्व स्वास्थ्य और मृत्यु दर में वांछित सुधार लाने के लिए विश्व भर में 2015 तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक सभी की पहुंच हो जाए। जायसवाल 2012 में पृष्ठ 15 पर उद्धृत इन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर महिलाओं के प्रजनन अधिकारों का उल्लेख किया गया है तथा इनमें मांग की गई है प्रत्येक देश की सरकारें प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य की दशा को सुधारने के लिए कार्यवाही करें। भारत में अभी भी अधिकांश महिलाओं की पहुंच प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक नहीं है। हम लोग भारत में मातृत्व स्वास्थ्य की स्थिति को प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकार के सूचकांकों पर आधारित हिस्से को पढ़ते समय समझ सकेंगे। 12.3.2 भारत में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य उपागम में कार्यनीति कार्य योजना POA ने कई प्रकार के विकासात्मक लक्ष्यों की सिफारिश भारत में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य को लागू करने के लिए एक सतत एवं समतामूलक समाज बनाने के लिए की है। विकास लक्ष्यों में शामिल हैं सतत आर्थिक विकास, बालिकाओं के लिए शिक्षा, लैंगिक समता, समानता तथा महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहन, शिशु, बाल एवं मातृ मृत्यु दर में कमी, प्रजनन तथा यौन स्वास्थ्य सेवाओं की वैश्विक उपलब्धता। इन कार्य योजनाओं का लक्ष्य एक सतत समाज का निर्माण करना है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकार हों। 1997 में भारत सरकार ने सरकारी स्तर पर RCH उपागम को अपनाया और RCH कार्यक्रम को भारत सरकार की राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया। RCH कार्यक्रम ने परिवार नियोजन के लिए लक्ष्य मुक्त उपागम लागू किया और भारत के लिए कार्य योजना को इस प्रकार तैयार किया। बच्चों में प्रतिरोधक क्षमता तथा दंपत्ति के लिए गर्भ निरोधक सेवाओं की उपलब्धता, प्रजनन क्षेत्र संक्रमण RTI तथा यौन संक्रामक रोगों STD की पहचान, रोकथाम तथा उपचार।
किशोरियों तथा किशोरों को प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा तथा सेवाएं। रजोनिवृत्ति की अवस्था में रहने वाली महिलाओं के ग्रीवा एवं गर्भाशय कैंसर की पहचान, रोकथाम तथा उपचार तथा RCH कार्यक्रम के अभिन्न अंग के रूप में परिवार नियोजन। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC को भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियों के RCH उपागम से जोड़ने के लिए प्रमुख इकाई के रूप में चिन्हित किए गए हैं। असक्सिल्टी नर्स मिडवाइफ ANM ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले प्रमुख एजेंट बन गए हैं। इसलिए ANM जिम्मेदारी को बढ़ाकर विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की परामर्शदाता, शिक्षक, सेवा प्रदाता तथा समन्वयक के रूप में बढ़ा दी गई है। ये भारत में प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकार की बुनियादी अवधारणाएं हैं। आप इस इकाई के अगले हिस्से में प्रजनन स्वास्थ्य सूचकांकों के बारे में कुछ और जानकारियां प्राप्त करेंगी। प्रगति परीक्षण अभ्यास 1 प्रजनन स्वास्थ्य की परिभाषा दीजिए। 2 कार्य योजना के संदर्भ में IPCD के समक्ष प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे क्या हैं? निम्नलिखित अनुभाग में हम लोग प्रजनन स्वास्थ्य के सूचकांकों के बारे में जानेंगे। आप सुन रहे ऑडियो लर्निंग को 12.4 प्रजनन स्वास्थ्य के सूचकांक। प्रजनन स्वास्थ्य के सूचकांक किस प्रकार हैं? देखभाल की गुणवत्ता। प्रजनन अधिकारों का उद्देश्य प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक सबकी पहुंच को सुनिश्चित करना है। संबंधित व्यक्ति की देखभाल करने का उपागम दृष्टिकोण कार्य योजना का एक अभिन्न अंग बन गया है। उदाहरण के लिए, देखभाल के प्रकार ग्राहकों को सेवा प्रदाता व्यवस्था के द्वारा दिया जाता है। लगातार परामर्श, अंतरवैयक्तिक संप्रेषण तथा ग्राहकों एवं सेवा प्रदाताओं में सूचना का आदान प्रदान देखभाल की गुणवत्ता का मुख्य हिस्सा बन गया है। कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने पर भी ICPD की कार्य योजना में बल दिया जाता है। सादिक 200 के अनुसार विभिन्न देशों की UNFPA फील्ड अध्ययन से इस बात का पता चला कि 45 देशों ने सेवा प्रदाताओं को इस बात का प्रशिक्षण दिया कि वे अपने देशों में प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकार के उपागम को लागू करें। लैंगिक संबंध, जेंडर संबंध तथा महिला सशक्तिकरण। प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकारों का यह एक सूचकांक है। अनेक देशों ने महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभावों को समाप्त करने के लिए पहल की तथा देश में सरकारी स्तर पर यह प्रयास किया गया था कि लैंगिक समानता के लिए सोच बन सकें। UNFPA रिपोर्ट के अनुसार 114 देशों में से 98 देशों ने लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक पहल की। सकारात्मक पहल में शामिल है मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य प्रजनन स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण आयाम है। मानसिक स्वास्थ्य का जोखिम प्रायः गर्भधारण, बच्चे के जन्म, गरीबी तथा बाल विवाह तथा जल्दी गर्भधारण की सामाजिक रीतियों के कारण बढ़ जाता है। लिप्स 2014 ने गर्भधारण से संबंधित कुछ जटिलताओं का उल्लेख किया है, जिनमें प्रसवकाल एवं जन्म देने के बाद अत्यधिक रक्तस्राव, संक्रमण, अत्यधिक तनाव, हृदय रोग, मधुमेह, गर्भपात आदि शामिल है। विकासशील देशों में गर्भधारण से संबंधित जटिलताओं से अत्यधिक गरीबी के कारण मातृत्व मृत्यु के जोखिम में वृद्धि हो जाती है। विकसित देशों में गर्भधारण से संबंधित मृत्यु दर उन महिलाओं में अधिक हो जाती है जिनकी पहुंच आर्थिक संसाधनों तथा आधुनिक स्वास्थ्य उपचारों तक कम होती है। विकसित और विकासशील दोनों ही प्रकार के देशों में मातृत्व मृत्यु उन महिलाओं में एक जैसी होती है जो कमजोर वर्ग से होती है। आइए एक केस स्टडी देखें कि कैसे भारत में महिलाएं प्रजनन सुविधाओं से वंचित हैं। बॉक्स नंबर 3। महिलाओं की स्वायत्तता से और प्रजनन अधिकारों की दृष्टि से यह केस स्टडी भारत में व्यावसायिक कोर्नह वर्तमान कानूनी परिदृश्य का एक नैतिक मूल्यांकन नामक लेख में की गई है। यह केस स्टडी शांति देवी के जीवन एवं प्रजनन स्वास्थ्य के अधिकार के बारे में है। वह BPL गरीबी रेखा से नीचे कार्यधारक थी तथा अनुसूचित जाति की थी। 2008 में उनके गर्भ में 5 दिनों तक एक मरा हुआ बच्चा था। यद्यपि उन्होंने बहुत से अस्पतालों में जाकर इलाज करने को कहा, किंतु उनके पास अस्पताल की फीस देने के पैसे नहीं थे।
आखिरकार सरकारी अस्पताल में बच्चे को गर्भ से बाहर निकाला गया तथा उनके शारीरिक स्वास्थ्य की अच्छी तरह जांच किए बिना उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। 2 वर्षों से कम समय में ही वह फिर गर्भवती हो गई तथा जनवरी 2010 में बिना किसी कुशल प्रजनन सहायिका की मदद के उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया तथा तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। प्री 17 डंडा अदालत ने हरियाणा सरकार को 2,40,000 रुपये शांति देवी के परिवार को उसके मानवाधिकार उल्लंघन के हर्जाने के रूप में देने को कहा। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना में इसके लक्ष्यों को समावेशी तथा शीघ्र विकास के रूप में रखा। यह महिलाओं और समाज के हाशिए के लोगों को भी मुख्य धारा के विकास की प्रक्रिया में लाने से संभव होगा। इसके लिए भारत में मातृत्व मृत्यु दर में बहुत कमी लानी होगी, जिसके लिए सरकार पर्याप्त संसाधन आवंटित करने तथा आपातकाल की स्थिति में समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है। 2004-05 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय MWCD ने एक मिशन रखा लैंगिक समता के लिए बजट। भारत में विभिन्न संस्थागत तंत्र तथा नीतियां महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को क्रियान्वित करने के लिए बनाई गई हैं। कुछ महत्वपूर्ण नीतियां हैं: राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, न्यून तक साझा कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NHRM तथा RCH कार्यक्रम। 1. ऐसी संस्थाओं एवं मंत्रालय की स्थापना करना जो महिला एवं बाल अधिकारों के मामलों को देखें। 2. शिक्षा एवं स्वास्थ्य के अधिकारों में सहायता करें। 3. महिलाओं तथा बालिकाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानूनी उपाय करें। 4. समुदाय की हानिकारक रीतियों से महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा करना। भारत में किस लिए सकारात्मक उपायों में शामिल हैं: लिंग चयन कर गर्भपात कराने के विरुद्ध कानून, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उत्तराधिकार अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, यौन उत्पीड़न अधिनियम, वर्मा कमेटी रिपोर्ट, शिक्षाधिकार आदि। गर्भनिरोध एवं गर्भपात। प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकार के अंतर्गत नारीवाद विश्लेषण का यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। वर्ष 2010 में गर्भ निरोधक गोलियों के विकास के 50 वर्ष पूरे हो गए, इसलिए बहुत से विशेषज्ञों ने यह राय दी कि गर्भ निरोधक गोलियों ने लैंगिक संबंधों को अत्यधिक प्रभावित किया है। उदाहरण के लिए गोलियों का विकास तथा बेहतर गर्भ निरोधक तरीकों में अवांछित गर्भधारण से बचने के लिए महिलाओं को प्रजनन के चुनाव को प्रोत्साहित किया है, जिसके परिणामस्वरूप मातृत्व स्वास्थ्य सूचकांक में भी परिवर्तन हुआ। अनचाहे गर्भ का परिणाम गर्भपात कराना होता है, जो बहुत से देशों में गैर कानूनी है। विकसित देशों में गर्भपात से जुड़ी जटिलताओं का परिणाम मातृत्व मृत्यु हो जाता है, जब गर्भपात गैर कानूनी और असुरक्षित स्थितियों में किया जाता है। विश्व भर में 13% मातृत्व मृत्यु असुरक्षित गर्भपात के कारण होती हैं। भारत में लगभग 1.7% गर्भ को फुसला बहलाकर गर्भपात से समाप्त करा दिया जाता है। 4 से 6 मिलियन गर्भपात गैर कानूनी रूप से कराए जाते हैं तथा लगभग 9 से 16% तक मातृत्व मृत्यु असुरक्षित गर्भपात के कारण होती हैं। प्रजनन अधिकार केंद्र तथा RRDW 2005 हिवटकर 2013 द्वारा उद्धृत डंडा। इसलिए हम कह सकते हैं कि गोलियों तथा अन्य गर्भ निरोधक तरीकों के विकास ने एक तरह से महिलाओं के प्रजनन संबंधी निर्णय लेने तथा सुरक्षित गर्भ निरोधक अपनाने में मदद की है। इसके विपरीत पुरुषों के गर्भ निरोधक की उपलब्धता में बहुत विकास नहीं हुआ है। कॉन्डोम का उपयोग और नसबंदी पुरुषों के लिए सर्वाधिक विकसित गर्भ निरोधक तरीके हैं। यद्यपि परिवार और सरकार की अधिक से अधिक पुरुषों का गर्भ निरोधक के लिए बड़ी जिम्मेदारी संभालने के लिए ध्यान दिलाने में कमी रही है। लिप्स 2014। जब हम प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकारों की बात करते हैं तो हमारा ध्यान महिलाओं को ही इसके लिए जिम्मेदार बनाना होता है और पुरुषों को इस संबंध में निर्णय लेने में कम शामिल किया जाता है। प्रजनन स्वास्थ्य उपागम इस बात पर बल देता है प्रजनन निर्णय प्रक्रिया में पुरुषों की संलग्नता से लिंगाधारित भेदभाव तथा परिवार एवं समाज में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में कमी आएगी। इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने अपनी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में पुरुषों को गर्भ निरोधक उपायों को चुनने तथा उसमें शामिल होने पर बल दिया तथा कहा कि पुरुष भारत में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं के उपयोग का प्रयास करें। सिंह आदि 2006 डंडा।
इन कार्यक्रमों का लक्ष्य महिला एवं बाल स्वास्थ्य है, जिससे मातृत्व, शिशु एवं बाल मृत्यु दर को कम किया जा सके तथा प्रसव के पूर्व और प्रसव के बाद देखभाल करना, सभी के लिए सहजता से कम खर्च में स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करना, जिसमें समाज के हाशिए के लोगों की महिलाओं तथा बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाए। सरकार के अत्यधिक सक्रिय एवं सकारात्मक दृष्टिकोण महिलाओं के प्रति होने के बावजूद भारत में बहुत सी गरीब महिलाएं आज अपने स्वास्थ्य के बुनियादी अधिकारों से वंचित हैं। ऐसे बहुत से मामले हैं जिसमें पता चलता है कि बहुत से लोगों को परिवार नियोजन और अन्य प्रजनन सेवाओं तक पहुंचने में बहुत कठिनाई है। आइए एक केस के तौर पर इसको पढ़ें। जैतून बनाम मैटरनिटी होम (MCD) जंगपुरा तथा अन्य का एक मामला है, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम (MCD) तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि फातिमा को 50,000 रुपया हर्जाना दे। वह 24 वर्षीय महिला है जो मिर्गी से पीड़ित है तथा उसे नई दिल्ली की भीड़ वाली सड़क पर एक पेड़ के नीचे बच्चे को जन्म देना पड़ा। दिल्ली में मैटरनिटी होम ने उसे बच्चे को जन्म नहीं देने दिया। यह मातृत्व एवं नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में भारत में कमी लाने के लिए बनाए गए कार्यक्रमों तथा नीतियों के क्रियान्वयन में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की पूर्ण सफलता का मामला है। अदालत ने कहा, योजनाओं के क्रियान्वयन की पूर्ण सफलता प्रसव के पहले और बाद के नाजुक हालात वाले कुछ हफ्तों में महिलाओं की देखभाल सही तरीके से नहीं हो पा रही है। उनको न तो घर पर न ही सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं पर स्वास्थ्य की न्यूनतम आवश्यक देखभाल भी नहीं मिल पा रही है। इसमें रेफरल व्यवस्था की विफलता का पता चलता है, जहां एक गरीब औरत को एक निजी अस्पताल भेज दिया जाता है जहां उसकी गुणवत्तापूर्ण एवं समय से स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इसको सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। आइए अब हम किशोरों के प्रजनन अधिकारों के बारे में पढ़ते हैं। किशोरों के प्रजनन अधिकार ICPD ने स्पष्ट रूप से किशोरियों तथा किशोरों के प्रजनन तथा यौन स्वास्थ्य के महत्व पर बल दिया। बहुत से देशों में युवाओं युवतियों के प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य पर चर्चा अभी भी कम की जाती है। इसलिए ICPD ने युवावस्था के लोगों को प्रजनन एवं माता पिता के रूप में उनकी भूमिका के संदर्भ में निर्णय लेने में सक्षम होने पर बल दिया है। UNFPA की फील्ड रिपोर्ट ने बताया कि लगभग 55 देशों में अपनी राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना में किशोर किशोरी प्रजनन स्वास्थ्य को शामिल कर लिया है तथा उन देशों के गैर सरकारी संगठन NGO देश की सरकारों के साथ मिलकर युवा महिला पुरुषों को प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियों एवं सेवाओं को उपलब्ध करा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के विशेष सत्र में निम्नलिखित कार्य योजना बनाई गई, जिसमें शामिल हैं। सरकारों से अपेक्षा है कि वे ऐसी गोपनीय सेवाएं प्रदान करें जो उनकी प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य की जरूरतों को पूरा करें तथा उनके सांस्कृतिक मूल्यों और धार्मिक विश्वासों का सम्मान भी करें और युवा लोगों की अस्मिता और अधिकारों पर बल दें। यही नहीं, सरकारों से कहा जाता है कि वे जैसा उचित समझें औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से विद्यालयी स्तर पर जनसंख्या एवं स्वास्थ्य के मुद्दों, जिसमें प्रजनन स्वास्थ्य के मुद्दे भी शामिल हैं, की शिक्षा दें। 12.5 प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य नीति, एक समीक्षा। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा महिला स्वास्थ्य आंदोलनों के समर्थकों ने जो चुनौतियां दी है, उनमें प्रमुख समग्र RCH नीति के अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं मानवाधिकारों के सिद्धांतों को एक साथ जोड़ना इस कार्यक्रम का मुख्य ध्यान है। पारंपरिक परिवार नियोजन कार्यक्रमों को अधिकाराधारित उपागम के रूप में बदलना, जिसमें महिलाओं की क्षमता तथा सशक्तिकरण को सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिश्चित किया जा सकता है। यद्यपि सार्वजनिक स्वास्थ्य परिप्रेक्ष्य एवं महिलाओं के अधिकार तथा समता को सुनिश्चित करने में बहुत अंतर है। बहुत से स्वास्थ्य कार्यक्रम समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्थितियों को सुलझाने में असफल हो जाते हैं, जहां स्वास्थ्य सेवा प्रदाता तथा उपभोक्ता दोनों को ही परिस्थिति के अनुरूप कर दिया जाता है। इस प्रकार बहुत से मामलों में प्रजनन स्वास्थ्य तथा अधिकार लागू करना बहुत जटिल हो जाता है। दत्त तथा मिश्रा का मानना है कि भारत की प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य नीति लागू करने की प्रतिबद्धता के 6 वर्ष बाद भी इस नीति को प्रजनन अधिकार की अवधारणा की समझ के मामले में अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं के अधिकारों के रूप में प्रजनन स्वास्थ्य को देखने की लोगों की समझ का अभाव है। भारत में प्रजनन स्वास्थ्य का समर्थन करने पर मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकारों का समर्थन करने के लिए क्रियान्वयन के अति सक्रिय उपागम दृष्टिकोण की आवश्यकता है। प्रजनन स्वास्थ्य की अवधारणा लगातार महिलाओं, नीति निर्माताओं तथा स्वास्थ्य कर्मियों में असहजता लाती है। महिला अधिकारों के लक्ष्यों के लिए RCH की नीति के बावजूद सरकार जनसंख्या के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध रहती है। जमीनी स्तर पर RCH की नीति को लागू करते समय अधिकार एवं स्वास्थ्य जैसी अवधारणाओं को नीति निर्माताओं और उनके कार्यक्रम प्रबंधकों ने जटिल विषय के रूप में समझा है। बाल स्वास्थ्य को महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य के साथ जोड़ देने की अवधारणा ने महिलाओं के मुद्दे, उनकी मातृत्व भूमिका तथा जिम्मेदारी की स्वतंत्रता जैसे मुद्दों को सुलझाना कठिन बना दिया। कुछ हद तक RCH कार्यक्रम में लक्ष्य सापेक्ष परिवार नियोजन उपागम का सिद्धांत भी है, क्योंकि इसमें एकाकी महिलाओं को इन सेवाओं के दायरे से लगातार बाहर रखा है। RCH कार्यक्रम व्यापक स्तर पर मौजूदा मातृत्व बाल स्वास्थ्य परिवार नियोजन MCHFP का ही विस्तृत रूप है, जिसमें गर्भपात तथा जननांग संक्रमण और यौन संक्रामक रोगों से रोकथाम तथा उपचार को भी शामिल कर लिया गया है। ICPD ने महिलाओं के स्वास्थ्य के मुद्दों को सुरक्षित गर्भपात तथा महिलाओं के प्रजनन अधिकारों को गर्भ निरोध के चुनाव तक ही सीमित कर दिया है। समग्र एवं एकीकृत प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य नीति की केंद्रीय अवधारणाएं इस कार्यक्रम में अभी भी अच्छी तरह परिभाषित नहीं हैं। उदाहरण के लिए क्रियान्वयन के स्तर पर स्वास्थ्य की देखभाल के प्रदाता महसूस करते हैं कि वे इस बात को लेकर स्पष्ट नहीं जानते कि सभी उपभोक्ताओं को एक साथ अधिकार पर आधारित स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार उपलब्ध कराएं। यह अनुभाग MEM जेंडर एवं विकास अध्ययन से लिया गया है। -12.6 सारांश। इस इकाई में व्यक्ति के प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकार के बारे में चर्चा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रजनन अधिकारों की अवधारणा निर्मित हुई, इसकी चर्चा हुई है। इस इकाई में कहा गया है कि महिलाओं का प्रजनन अधिकार मानवाधिकार का मुद्दा है, जिसको समावेशी विकास तथा महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में दरकिनार नहीं किया जा सकता। अंत में इस इकाई में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य नीति की लैंगिक परिप्रेक्ष्य में समीक्षा की गई है। इसका उद्देश्य निर्णय प्रक्रिया का चुनाव तथा भारत में स्वास्थ्य सेवाओं तक सभी की पहुंच के संदर्भ में प्रजनन स्वास्थ्य को समझना है। -12.7 शब्दावली। मानवाधिकार आधारित उपागम। मानवाधिकार आधारित उपागम का मुख्य ध्यान उन लोगों पर है जो हाशिए पर, बहिष्कृत या भेदभाव के शिकार हैं। इसके लिए प्रायः जेंडर मापदंड के विश्लेषण, विभिन्न प्रकार के भेदभाव तथा शक्ति असंतुलन की आवश्यकता होती है, जिससे कि सर्वाधिक हाशिए पर पड़े समाज के लोगों तक पहुंचने के लिए हस्तक्षेप को सुनिश्चित किया जा सके। मानवाधिकार आधारित उपागम के अंतर्गत अच्छे व्यवहार के तत्व हैं। कार्यक्रम मानवाधिकारों के लागू करने के रेखांकन को विकास का सर्वोच्च लक्ष्य मानता है। लोगों को अपने विकास में उपभोग की वस्तुओं और सेवाओं की निष्क्रिय प्रतिभागी की अपेक्षा स्वयं के विकास के प्रमुख कारक के रूप में चिन्हित किया जाता है। प्रतिभागी साधन और साध्य दोनों हैं। रणनीतियां सशक्त करने वाली है, न कि अशक्त करने वाली। परिणाम तथा प्रक्रिया दोनों की निगरानी और मूल्यांकन होता है। हाशिए के और बहिष्कृत लोगों पर कार्यक्रम ध्यान देता है। विकास प्रक्रिया स्थानीय स्तर पर होती है। कार्यक्रम का उद्देश्य असमानता को दूर करना तथा वंचितों को सशक्त करना है। स्थिति का विश्लेषण का उपयोग विकास की समस्याओं के त्वरित, निश्चित एवं मूलभूत कार को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। विश्लेषण में शामिल हैं सभी हितधारक, जिनमें सरकार की मुख्य जिम्मेदार के रूप में क्षमता तथा गैर सरकारी उत्तरदायी व्यक्तियों की भूमिका। मानवाधिकार मापदंड मापनीय लक्ष्यों, लक्ष्य वर्ग तथा कार्यक्रम में सूचकांकों के निरूपण में दिशा निर्देश देते हैं। राष्ट्रीय उत्तरदायित्व व्यवस्था को सरकार के कार्यों की स्वतंत्र समीक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इसको मजबूत करना तथा प्रभावित लोगों के लिए उपायों को उपलब्ध कराना। रणनीतिक सहभागिता विकसित तथा टिकाऊ है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।